जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले पेंशनर पूछते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन पर क्या अपडेट आया सर? जो पहले से भी लेते आ रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन, क्या उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, जो पेंशनर 21 सितंबर 2023 से पहले के हैं उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे वो ले रहे हैं। जो नए रूल हैं वो उन पर अप्लाई नहीं होंगे। जो जवान 21 सितंबर 2023 के बाद आएंगे उन पे नए रूल लागू होंगे डिसेबिलिटी पेंशन के। तो अगर आप पुराने पेंशनर हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना ही आपकी पेंशन रुकेगी, ना ही आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रुकेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जो एसीपी एमएससीपी के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों, आपको जागरूक होना पड़ेगा एसीपी एमएससीपी लेने के लिए। अगर आपको नहीं पता कि एसीपी एमएससीपी कब लागू हुई, कैसे मिलेगी, क्या मैं एसीपी एमएससीपी लेने के दायरे में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, तो दोस्तों अगर आप जानकारी नहीं रखते तो फिर आपको नुकसान होता है। ऐसी एक पेंशनर है जो नायक की पेंशन ले रहे थे कई सालों से। फिर इनको पता लगा कि मेरे को तो एसीपी एमएससीपी मिलनी चाहिए, मेरी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है, मैं 2006 के बाद आया हूं, तो इस बेस पर मुझे हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए। बल्कि ले रहे थे ये एक नायक की। कितनी ले रहे थे? 21,244 और मिलनी थी 22,144। तो दोस्तों, इनको एरियर का भी नुकसान हुआ, इतने साल इंटरेस्ट का भी नुकसान हुआ और बढ़ी हुई पेंशन भी नहीं मिली। तो इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी जिला सैनिक बोर्ड से रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू। फिर इनका नया कॉरिजेंडम पीपीओ बनेगा, फिर इनको एरियर मिलेगा और इनकी बढ़ी हुई पेंशन एक हवलदार की मिलेगी। तो दोस्तों, जागरूक आपको होना पड़ेगा। एसीपी एमएससीपी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन्हें गाइड कर दिया कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और एक एसीपी एमएससीपी लेनी है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है पेंशनर के लिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे आप कोई से भी पेंशनर हो, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन मिलती है यहाँ पे वाइफ को। लेकिन कई बैंक हैं, कई डिपार्टमेंट हैं, स्पर्श है, वो इतनी आसानी से आपको फैमिली पेंशन नहीं दे रहा आपकी वाइफ को अगर आपकी डेथ होती है। तो दोस्तों, नॉन कमिटमेंट ऑफ फैमिली पेंशन बाय पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, यानी परेशान कर रहे हैं फैमिली पेंशन देने में। दोस्तों, इसका एक पहले ऑर्डर भी था भारत सरकार का कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ वाइफ दिखाएगी डिपार्टमेंट जाके, या फिर स्पर्श में अपलोड करेगी, या फिर बैंक दिखाएगी। तो उसके बेस पर उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। लेकिन डिपार्टमेंट आपको मना नहीं करेगा वाइफ को कि हम फैमिली पेंशन नहीं देंगे या फिर इतना लेट देंगे। जो फैमिली पेंशन की कार्यवाही है वो तुरंत होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पेंशनर की भी डेथ होती है तो हम 1 महीने के अंदर फैमिली पेंशन स्टार्ट कर देते हैं और हम लेते हैं बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वाइफ का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट। बस ये चीजें लेते हैं और फैमिली पेंशन स्टार्ट कर देते हैं। कई डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पीपीओ में नाम दिखाइए वाइफ का, तभी हम फैमिली पेंशन स्टार्ट करेंगे। परिवार वालों को बोलते हैं या फिर वाइफ को बोलते हैं कि आपका नाम पीपीओ में है या नहीं है। दोस्तों, एक मैरिज सर्टिफिकेट है जिसके बेस पर फैमिली पेंशन इनिशिएट की जा सकती है, या फिर डेथ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, अगर पेंशनर की डेथ होती है तो 100% प्रूफ के साथ वाइफ को ही पेंशन मिलती है। 100% प्रूफ के साथ। तो सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट के बेस पर वाइफ को फैमिली पेंशन दी जा सकती है। अब कोई भी डिपार्टमेंट या फिर बैंक, स्पर्श कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि हम फैमिली पेंशन इनिशिएट नहीं करेंगे या फिर नहीं देंगे। तो दोस्तों, यहां पे एक फॉर्मेट है, डेथ इंटीमेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी भूतपूर्व सैनिक की अगर डेथ हो गई है तो वो इंटीमेट करना स्पर्श को या फिर बैंक को, डिपार्टमेंट को, उसके बेस पर फैमिली पेंशन इनिशिएट होगी, वो भी जल्दी। तो दोस्तों, कई जो डिपार्टमेंट हैं, बैंक है, डीपीडीओ हैं, वो कॉरिजेंडम पीपीओ की डिमांड कर रहे हैं कि आप कॉरिजेंडम पीपीओ लाइए, तब हम फैमिली पेंशन इनिशिएट करेंगे। दोस्तों, कॉरिजेंडम पीपीओ को क्या करना है? मेन तो पेंशनर की डेथ हो गई, वाइफ के पास मैरिज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, सब कुछ है,
तो फिर कॉरिजेंडम पीपीओ की क्या जरूरत है, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट के बेस पर और पीपीओ के आधार पर फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो दोस्तों एक फॉर्मेट है जिसमें सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ये सब कुछ भरनी पड़ती है और फिर दोस्तों यहाँ पे वाइफ के सिग्नेचर होंगे, इसके बेस पर फैमिली पेंशन इनिशिएट की जाती है। तो दोस्तों ये तो एयर वेटरन के लिए, जो एयरफोर्स के वेटरन हैं उनके लिए ये फॉर्मेट जारी हुआ है, जिसमें ये AFRO बिल्डिंग सुब्रतो पार्क में ये एप्लीकेशन जाएगी फैमिली पेंशन से रिलेटेड, तो इसके बेस पर कार्यवाही हो सकेगी, लेकिन बैंक DPDO मना नहीं कर सकता। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी पेंशनर हैं जो स्पर्श पे मशीन कनेक्ट करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कई पेंशनर ने 2500, 1500, 3000 की मशीन खरीद ली, लेकिन जब वो स्पर्श पे कनेक्ट कर रहे हैं लॉगिन करने के बाद, तो ये एरर आ रहा है, नो डिवाइस फाउंड, प्लीज कनेक्ट ए बायोमेट्रिक डिवाइस टू प्रोसीड। कई पेंशनर कह रहे हैं कि ये जो मशीन है हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे चला रहे हैं, जैसे जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू, तो उस पर तो काम कर रही है लेकिन स्पर्श पे काम नहीं कर रही। फिर दोस्तों स्पर्श की टेक्निकल टीम से पूछा गया, वो कह रहे हैं कि इस पर कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए जो नई मशीन है वो काम नहीं कर रही है बायोमेट्रिक की, तो इसलिए आप जीवन प्रमाण के थ्रू सबमिट कर दीजिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों कई पेंशनर को मैं यही कह रहा हूं कि आप स्पर्श के भरोसे मत रहिए, अगर वहां पे मशीन काम नहीं कर रही तो फिर आप जीवन प्रमाण के थ्रू मशीन कनेक्ट करके आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों स्पर्श की समस्याएं हैं, पता नहीं कब खत्म होगी, कब सुलझेंगी, ये भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों अगर आप भी कनेक्ट कर रहे हैं स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद बायोमेट्रिक मशीन, तो आपको दिक्कत हो सकती है, एरर आ सकता है, तो इसलिए आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे अपनी मशीन कनेक्ट करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी पेंशनर कह रहे हैं कि हमें OROP 2 के एरियर की तीसरी किस्त नहीं मिली। दोस्तों अभी स्पर्श ने तो प्रोवाइड नहीं करी है, अभी स्पर्श ने नहीं दी, लेकिन कुछ बैंक हैं जिन्होंने OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट दी है पेंशनर को। अगर आपको नहीं मिली तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लीजिए। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम शिकायत डाल दें CP ग्राम में या फिर हम स्पर्श को मेल कर दें। दोस्तों OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलनी है वो मिलनी है 30 नवंबर तक, 30 नवंबर या फिर 30 नवंबर से पहले। तो अभी शिकायत डालने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको मिलेगी OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट, और वो भी बहुत जल्द। थोड़ा सा आप वेट करिए, हो सकता है दिवाली से पहले मिल जाए या फिर दिवाली के आसपास मिल जाए, थोड़ा सा आप वेट करिए, चाहे वो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो पेंशनर या फिर वो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो, आपको मिलेगी, थोड़ा वेट करिए। फिर दोस्तों काफी पेंशनर 568 के सर्कुलर और 631 सर्कुलर के बारे में पूछ रहे हैं। कई पेंशनर को पता ही नहीं कि ये जो दो सर्कुलर हैं इसका एरियर कब से कब तक का मिलना है। कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि जो 568 का एरियर है वो 1/1/2006 से 30 जून 2009 तक मिलना है, यानी 2006 से 2009 तक का। कुछ पेंशनर बोल रहे हैं कि 1/1/2006 से 2012 तक का मिलना है। दोस्तों जो भी सर्कुलर है वो आपको पता होने चाहिए। जो सर्कुलर 568 है, डी लिंकिंग का जो एरियर है, क्वालिफाइंग ऑफ 33 ईयर्स वाला जो एरियर है, दोस्तों इसका जो एरियर है वो 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का है। 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का 568 का एरियर। और जो 631 सर्कुलर है वो है जो 2006 से पहले के हवलदार हैं जिन्हें ऑनरी मिली हुई है। तो दोस्तों उनको जो एरियर मिल रहा है वो भी 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का है। 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और 631 सर्कुलर उनके लिए, जैसा मैंने आपको बताया, जो 2006 से पहले के हैं, जिन हवलदारों को ऑनरी ग्रांट हुआ है। तो दोस्तों उनको एरियर मिला था 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। तो आपको अपने डाउट क्लियर करने होंगे, कंफ्यूजन दूर करने होंगे कि कब से कब तक का आपको एरियर मिलना है। पता लग रहा है आपको एरियर मिला नहीं और आपने बैंक में रिपोर्ट कर दी, स्पर्श में रिपोर्ट कर दी कि मेरे को एरियर 1/1/2006 से 2009 तक का चाहिए। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा ना, एरियर तो आपका 30 जून 2014 तक का बनना है और आप कह रहे हैं कि 2009 तक का बनाइए। तो इसलिए आपको भी क्लियर होना पड़ेगा, आप भी फुली सेटिस्फाइड होइए, आपको पता होना चाहिए कि क्या सर्कुलर में लिखा है और कब से कब तक का एरियर मिलना है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। दोस्तों आज है इक्वल MSP की सुनवाई भी, देखते हैं शाम तक
क्या फैसला आ जाता है आज, या फिर एक नई तारीख देखने को मिलती है? देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसकी अपडेट मैं आपको शाम तक दे पाऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।